morning class. वेलकम टू यू ऑल इन 9th क्लास। 9th क्लास में आपका स्वागत है। और आप लोगों ने अपने रिज़ल्ट देख लिए होंगे। रिज़ल्ट आप लोगों के आ गए हैं। कितने बच्चों ने अपने रिज़ल्ट देख लिए? जिन लोगों ने देख लिए वो पक्का 9th क्लास में आ गए हैं। जिन लोगों ने रिज़ल्ट नहीं देखे वो आके देखें कि वो लोग 9th में पहुँचे या नहीं पहुँचे, है ना। तो ये हमारा आज से हमारे क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं। नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। मतलब नया कोर्स है। तो ये क्षितिज है आपकी बुक, क्षितिज भाग 1। भाग 2 आपको 10th क्लास में मिलेगा। ये हिंदी की फर्स्ट बुक है, आपकी टेक्स्ट बुक है। और एक और सप्लीमेंट्री बुक भी है, वो हम बाद में स्टार्ट करेंगे उसको। तो क्षितिज का फर्स्ट चैप्टर हम देखेंगे क्या है। अभी तक आप लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन जो ग्रुप पे आती है उसको आप प्रॉपर डेली रीड किया करो, क्योंकि उसमें टाइम टेबल, आपकी बुक की और कॉपी की लिस्ट आ गई है, आपके टाइम टेबल आ गया है डेली का। और उसके बाद आपने देखा होगा कि आपको जो भी सब्जेक्ट के पीरियड्स लग रहे हैं उनके पीडीएफ आपको सेंड किए हैं। तो पीडीएफ के अकॉर्डिंग आप अभी बुक खरीदना मत, आप कॉपीज़ आप ले लो। कॉपी से नोट्स बनाना स्टार्ट कर देना। जैसे जैसे आपका क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, जैसे जैसे पीरियड्स लगेंगे, जो भी सब्जेक्ट आपका होता जाएगा आप नोट्स बनाते जाना, क्योंकि ये कोर्स रिपीट नहीं होगा। जब भी हम अभी जितना कोर्स अभी हम ख़त्म कर लेंगे वो हो जाना चाहिए, आपके पास वर्क हो जाना चाहिए उसका, क्योंकि हम वापस से ये कोर्स रिपीट नहीं होगा। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि कॉपी वगैरह आप बना सकते हो, और जो पीडीएफ है उसको ओपन करके आप जो भी आपके चैप्टर्स हैं उनकी फ़ोटोकॉपी आप उसमें से ले सकते हो। आपको एक एक चैप्टर का वो जाएगा सिलेबस। एक चैप्टर अभी हमने दिया है, अभी जब तक एक चैप्टर चलेगा उसके बाद हम सेकंड चैप्टर देंगे, तो आप उसका फ़ोटोकॉपी करवा सकते हो। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, ये है। सबसे पहले तो इंडेक्स है हमारा। इंडेक्स में पूरा जो भी चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में है। फर्स्ट चैप्टर हमारा है प्रेमचंद दो बैलों की कथा। ये लेखक प्रेमचंद की कहानी है। प्रेमचंद के बारे में हम पढ़ेंगे सबसे पहले तो, क्योंकि 9th 10th 11th 12th ये चारों क्लास 9th यदि आप पढ़ते हो देन उसके बाद आपको 10th बोर्ड देना होती है, और 11th फिर आप पढ़ाई करते हो 12th बोर्ड रहती है। तो 9th से लेकर 12th तक जब जो भी हम पढ़ाई करेंगे वो बोर्ड के पैटर्न से ही पढ़ेंगे। तो इसलिए भी मैं आपको बोल रही हूँ कि आपकी ऑनलाइन भी अटेंडेंस प्रॉपर होनी चाहिए, ऑनलाइन भी आपको पढ़ाई करना है। तो सबसे पहले हम प्रेमचंद जी के बारे में पढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी आपको लगाना है। सबसे पहले तो आज आपकी डेट डालिए। सबसे पहले पाठ 1 दो बैलों की कथा, और उसके नीचे लिखिए लेखक प्रेमचंद। उसके बाद आप लिखना स्टार्ट कीजिए महत्वपूर्ण बिंदु। फर्स्ट बिंदु है आपका, फर्स्ट पॉइंट है प्रेमचंद का जन्म 1880 में बनारस के लम्हे गांव में हुआ था। ये फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट आपका आएगा सन 1936 में इस महान कथाकार, या आप ऐसा लिख लो सन 1936 में लेखक प्रेमचंद जी की मृत्यु हुई थी, या लेखक प्रेमचंद जी का देहांत हो गया था। मुंशी प्रेमचंद भी बोलते हैं। प्रेमचंद की कहानियां, तीसरा पॉइंट है आपका प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है, या प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं। तीसरा पॉइंट आप लिखोगे प्रेमचंद जी की प्रमुख रचनाएं सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि और गोदान। ऐसे आप तीसरा पॉइंट बना सकते हो। उसके बाद ये 3 पॉइंट लिखने के बाद आप छोड़ दीजिए। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसके आगे यदि मैं पॉइंट लिखवाऊंगी तो आप उसको लिख लेना। यहाँ पे पूरा प्रेमचंद जी के बारे में दिया है। प्रेमचंद जी बहुत विद्वान लेखक थे, बहुत अच्छे कहानीकार थे, कथाकार थे, उपन्यास उन्होंने लिखी है। और उनका लेखन साहित्य जो था, मतलब लिखने का जो शैली थी वो बहुत अच्छी थी, और बहुत व्यक्तिगत जो सामाजिक परिवेश होता है आसपास का, जो किसी व्यक्ति के जीवन से जुड़ी घटनाएं होती हैं या लेखक के जो अपने अनुभव होते हैं वो सब वो कहानी में डालते थे। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। इन विषयों पर भी वो लिखते थे। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य नहीं पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता रही है।
उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार है तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। यहाँ पे प्रेमचंद जी के बारे में हमने पढ़ा कि वो कैसे थे, उनकी रचना शैली कैसी थी, कैसा लिखते थे। अब दो बैलों की कथा में हम इस कहानी में क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में संक्षेप में बताया है। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज, कृषक मतलब जो किसान होते हैं वो, कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज भी नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस कहानी में लेखक ने बताया है कि आपको यदि किसी भी क्षेत्र में, एक तो उन्होंने किसान और पशुओं के बीच में क्या संबंध होता है वो बताया है। दूसरा उन्होंने बोला है कि स्वतंत्रता चाहिए, यदि आपको फ्रीडम चाहिए तो फ्रीडम फ्री में नहीं मिलती। फ्रीडम पाने के लिए, किसी भी चीज की स्वतंत्रता पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है, बार बार सही साबित करना पड़ता है, बार बार आपको सच्चाई बतानी पड़ती है, बार बार किसी भी चीज के लिए आप स्वतंत्रता मांग रहे हो उसका आपको प्रेजेंटेशन, मतलब क्या बोलते हैं, आपको प्रस्तुतिकरण करना पड़ता है कि आपको स्वतंत्रता किस बारे में और क्यों चाहिए। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। पंचतंत्र और हितोपदेश की जो कहानियां होती थी वो नैतिक शिक्षा या आपको जीवन मूल्यों से जोड़ने वाली, जीवन मूल्यों के बारे में बताने वाली, या आपको जीवन में कोई सीख देने वाली, जिसको आप अपने जीवन में अपना सकते हो, ऐसी सीख देने वाली कहानियां पंचतंत्र और हितोपदेश में होती थी। तो ऐसी कहानियां ही लेखक प्रेमचंद लिखते थे जिनमें कुछ सीख हो, मोरल हो, किसी स्टोरी का कुछ उद्देश्य निकलता हो उस स्टोरी का, ऐसी स्टोरी वो लिखते थे। अब हम पढ़ेंगे दो बैलों की कथा। तो दो बैलों की कथा, तो सबसे पहले है यहाँ पे हम स्टार्ट करती हूँ मैं। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। जब हम किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गायें सींग मारती हैं, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। यहाँ पे लेखक का कहना है, लेखक ने बताया है कि अभी तक हम गधे को बहुत ऐसा पशु मानते हैं जो जनरली हमने देखा भी है कि गधा हम किसको बोलते हैं, हम किसी को खराब बोलना रहता है, बेकार, जो किसी काम का नहीं होता उसको हम गधा बोल देते हैं। जो हमको नहीं जमता, जो सही गलत नहीं कर पाता है, जो कहीं नहीं बोल पाता है, जो हमेशा बिना किसी ऑब्जेक्शन के काम करता रहता है, हम उसको गधा बोल देते हैं। जो व्यवहारिकता नहीं जानता है, जो चालाकी नहीं कर पाता, हम उसको गधा बोल देते हैं। तो यहाँ पे लेखक ने ये बोला है कि गधा एक ऐसा, सबसे पहले तो जो बहुत बुद्धिहीन, बिल्कुल दिमाग नहीं होता जिसके पास, हम उसको गुस्से में गधा बोल देते हैं। तुमको कुछ नहीं आएगा, जो नहीं कर पाता है, जो स्लो है, जो लटके झटके या आडंबर से हीन जिंदगी जीता है, उसको हम गधा बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि हम गधे को ऐसा समझते हैं जो सिर्फ ऐसा पशु है जो सिर्फ काम करता है, ना कभी विरोध करता, ना कभी गुस्सा करता। आपने गधे को गुस्सा करते, गधे को मारते, गधे को क्रोध काटते नहीं देखा होगा। गधा किसी भी अवस्था में हो, उसको कैसा भी आप खाना दे दो, कैसा भी सुबह शाम काम करवा लो। गधे, जो पहले जो धोबी लोग रहते थे वो गधे को ही यूज़ करते थे अपने काम के लिए। उसके ऊपर कपड़े लाद के नदी पे ले जाते थे, नदी पे कपड़े धोते थे, वहीं सुखाते थे, देन नदी वो कपड़े इकट्ठे करके फिर गधे के ऊपर रख देते थे और वो गधा उनको कपड़ों को लेके घर तक आता था। तो बिना कुछ ऑब्जेक्शन के, बिना हील हुज्जत किए गधा हमेशा काम करता रहता था। जब जिस समय उसको खड़ा कर दो काम के लिए, चाहे उसको खाना दो नहीं दो। और इसके विपरीत हमने बहुत सारे ऐसे पशु देखे होंगे आप लोगों ने भी कि वो अपनी मनोभाव को, अपने गुस्से को, अपने रोष को, अपनी खुशी को प्रकट कर सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं। कुत्ता खुश होता है तो आपने देखा होगा दुम हिलाता है, या बहुत सारे
जो घरेलू जो आप पालतू पशु रहते हैं वो आपको चाटना चालू कर देंगे जब आपसे प्यार करेंगे, या उनका कभी मूड नहीं होता तो वो खाना नहीं खाते, जब गुस्सा हो जाते हैं तो कुत्ते को आपने देखा होगा वो भौंकता है, गुस्सा होता है, गाय सींग मारती है। सब पशु अपने अपने तरीके से अपने भावों को प्रकट कर सकते हैं, लेकिन गधे को हमने कभी अपने भावों को, मनोभावों को प्रकट करते नहीं देखा। इसलिए मनुष्य को जब, किसी भी व्यक्ति को जब बेकार, बुद्धिहीन कहना हो तो उसके नाम, उसको गधा बोल देते हैं। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई गली घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देगी। सही बात है, गधे के चेहरे पर कभी कोई एक्सप्रेशन हमने नहीं देखे। वैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो कभी से खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख, लाभ हानि किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए, पर आदमी से बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है, इसीलिए गधे से तुलना की गई उस व्यक्ति की जो बिना कुछ कहे हमेशा काम करता रहता है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता, अपने दुख दर्द नहीं बताता है। इसलिए उसको गधा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो कोई भी अपने भावों को प्रकट नहीं करता, ऑब्जेक्शन नहीं लेता, हमेशा काम में लगा रहता है, छोटी सी छोटी चीज में संतुष्ट, सेटिस्फाइड हो जाता है। तो ऐसे आदमी को क्यों बेवकूफ कहा गया है आज के समय में? क्योंकि आज के समय में सभी अपने अपने बारे में सोचते हैं, अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं, अपना काम करने में लगे रहते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी की मदद करता है तो वो चाहता है कि वो व्यक्ति भी मेरी मदद करे, मेरे काम में मेरी मदद करे, मेरे दो काम, मैंने उसका एक काम किया है तो उसको मेरे दो काम करना ही चाहिए। तो ऐसे समय में कोई व्यक्ति बिना किसी लालच के आपकी मदद कर रहा है, बिना किसी इच्छा के आपके काम कर रहा है, बिना किसी आपसे मोल भाव के आपके काम कर रहा है, तो उस व्यक्ति को आज के समय में गधा ही माना जाता है। सुख दुख, लाभ हानि किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। जैसा गधा होता है बिल्कुल अपने मालिक के प्रति वफादार, काम करता रहता है, उसी प्रकार ऐसे भी कई व्यक्ति होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के काम करते हैं, तो आज के ज़माने में उनको गधा ही माना जाता है। देखिए ना भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, चार पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, चार बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद समझदार कहलाते, गधे नहीं कहलाते। क्यों? क्योंकि आज के समय में यदि आप अपना ही काम करना जानते हैं और झूठ बोलना जानते हैं, भ्रष्टाचार जानते हैं, अपना उल्लू सीधा करके अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, तो आप समझदार हैं और आप दूसरों के लिए काम करते हैं, दूसरों का दुख दर्द समझते हैं, दूसरों के लिए समय देते हैं, दूसरों के लिए धन और संपत्ति सबसे मदद करते हैं, तो आप क्या हैं? आप गधे हैं, बेवकूफ़ हैं। नेक्स्ट वाला पेज लेते हैं अब हम। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है, उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। अभी तक हमने यहाँ पे गधे के बारे में पढ़ा कि गधा बहुत ऐसा जानवर होता है जो कुछ नहीं जानता, बेकार होता है, काम ही किया जाता है। लेकिन उससे छोटा, उसका छोटा भाई यहाँ पे बताया है, उसके जैसे ही है, वो है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। बछिया के ताऊ मतलब बैल। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों में अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतः उसका स्थान गधे से नीचा है। गधे के ही समान होता है बैल, लेकिन फिर भी गधा कभी भी असंतोष या कभी भी क्रोध प्रकट नहीं करता है। इसके विपरीत बैल कभी ना कभी अपना क्रोध, असंतोष प्रकट करता है, और वो इसीलिए बैल का छोटा भाई कहा गया है।
बैल से नीचे माना जाता है। अब यहाँ पे पाठ हमारा स्टार्ट हो जाता है, तो पाठ हम कल स्टार्ट करेंगे। अभी तक जो रूपरेखा है इस पाठ की वो हमने पढ़ी कि क्या कहना चाहते, किसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पे एक किसान रहता है, उसके 2 बैल रहते हैं, उनकी स्टोरी है। तो वो बैल, जब मनुष्य ऐसा है ना कि चाहे किसी के साथ भी रहे वो उससे आत्मीयता हो जाती है, प्रेम हो जाता है। तो चाहे वो जानवर हो, पक्षी हो, कुछ भी चीज़ हो। लोगों को तो मैंने देखा पेड़ों से भी प्यार करते हैं, पेड़ों के भी नाम रखते हैं, पेड़ों को भी पेड़ों से भी बातें करते हैं। तो ऐसे मनुष्य का वो होता है, मन होता है कि वो पशु पक्षी पेड़ पौधों प्रकृति से प्यार करता है और प्रकृति के निकट रहते रहते वो उनसे संबंध अपने स्थापित कर लेता है। तो यहाँ पे पशुओं के जो झूरी किसान है झूरी नाम का, उसके 2 बैल हैं हीरा और मोती, उनके संबंध में ये स्टोरी है जो हम कल कंटिन्यू करेंगे। और उसके पहले अभी हमने ये पाठ पूरा पढ़ा है, तो आप लोग इसको, आपका होमवर्क यही है कि आप इसको रीड करो पाठ को, और इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हमने लिखे हैं, तो कवि परिचय से भी आप पढ़ सकते हो। कवि परिचय लेखक परिचय आप पढ़ के उसमें जो टफ लग रहा है आपको उसको अंडरलाइन करके रखो, और कल आप क्लास में उसको मेरे से डिस्कस करके क्लियर कर सकते हो। ये हम पाठ को कल स्टार्ट करेंगे। अभी मैंने आपको सिर्फ लेखक परिचय और पाठ में क्या है ये हमने पढ़ना स्टार्ट किया है। कहानी हम कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलिए बाय एवरीवन।